सभी को नमस्कार। दोस्तों, सीसेट के पेपर में हम पैसेज की एक सीरीज चला रहे थे और जब भी मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ पैसेज सोल्व करें। और आज मैं 2 पैसेज सोल्व करने वाला हूँ, जिनमें से एक जो पैसेज है उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूर्व धारणा यानी एजम्पशन वाला क्वेश्चन। और जो सीसेट के पेपर में जो क्वेश्चन हमारा गलत होता है, वो होता है एजम्पशन और पूर्व धारणा वाला। तो इस पे भी आज मैं विशेष तौर पे जोर देके आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए। एक बार ये वीडियो आपने देख लिया ना, तो आप खुद ये महसूस करोगे कि कैसे हम एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से पैसेज को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में भी दोबारा से बोलना चाहूँगा, यदि आप मैथ और रीजनिंग में कंफर्टेबल हो तो पहले प्राथमिकता उन्हीं को देना। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मैथ और रीजनिंग में उतने कंफर्टेबल नहीं है मेरे जैसे, क्योंकि मैं खुद भी पैसेज को सोल्व करके सीसेट का पेपर निकालता हूँ और हमेशा से निकालता हूँ। कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं जो पैसेज करूँगा उसमें सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट को ज़्यादा मतलब ये सिखाना चाहता हूँ जिनको ये मैथ की और रीजनिंग की प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ और आपके लिए बोलूँगा कि मैथ और रीजनिंग भी सीखनी है, क्योंकि आजकल सीसेट पेपर का नेचर जो हो रहा है ना, वापस टफ होने लगा है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहा है मुझे पता है उसका मैं दर्द समझता हूँ। सीसेट का आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कहीं न कहीं इनसे प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। इसलिए इस चीज़ को भी समझना कि पैसेज भी एक अच्छा माध्यम है जिनको हम कर सकते हैं। मेरी एक टेक्निक और है कि मैं मिक्स्ड अप्रोच के साथ चलता हूँ कि कुछ रीजनिंग, कुछ मैथ और कुछ पैसेज। लेकिन पैसेज में जितने क्वेश्चन है वो सब अटेम्प्ट लेता हूँ। जैसे 30 के आस-पास क्वेश्चन आते हैं तो मैं सब के सब पैसेज के अटेम्प्ट लेता हूँ। हाँ, इनमें यदि मेरे पास टाइम नहीं हुआ, कोई बड़ा पैसेज आ जाता है तो उसको मैं अटेम्प्ट नहीं लेता हूँ। बाकी ये मान के चल सकते हो कि जैसे मेरा जो एग्ज़ाम देने का अनुभव है, जैसे चारों प्री निकले मेरे, तो उसमें मैंने 28 तक पैसेज के क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं, उनमें मेरे 20 के आस-पास सही हुए हैं। 8 मानता हूँ गलत हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं यहाँ पे, और फिर हमें कितने सही करने होते हैं? 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेके मतलब सही करने होते हैं। तो इस हिसाब से मेरा सीसेट अभी तक तो कभी रुका नहीं है और आशा करता हूँ आगे भी ना रुके। तो आगे बढ़ते हैं पैसेज पर बिना टाइम खराब किए, ठीक है? तो ये पैसेज सबसे पहले यही टेक्निक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पैसेज को पढ़ना, क्योंकि यार आप मेरे साथ सीखोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो पैसेज आपके सामने है, वीडियो को पॉज़ करो और इसको आराम से पढ़ो। और बाद में इसका जो 5वाँ क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? 5वाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट लो और इसके बाद में आप अटेम्प्ट लेना है आपको आराम से। जो 6th क्वेश्चन है वो भी आपको अटेम्प्ट लेना है। ठीक है? आशा करता हूँ ऐसा आप कर रहे होंगे, क्योंकि ये सबसे बढ़िया तरीका लगता है मुझे कि आप मेरे साथ सीखो। और इसी तरह इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इस पैसेज को देख रहे हैं तो आप भी हमारे साथ ये काम कर सकते हो कि आप अपने पैसेज को आराम से पढ़ो, ठीक है? और क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे 5वाँ क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है और 6th क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये टेक्निक निश्चित रूप से लाभ देती है। लास्ट टाइम भी हमने ऐसी सीरीज़ चलाई थी, उससे बहुत बच्चों को फ़ायदा हुआ था। ठीक है, पढ़ते हैं। तो इसमें क्या आपको सिंपल सा ये रखना है कि यार पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, और आपको जहाँ पे लगे कि यार हिंदी वाला वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत इंग्लिश में चले जाना। विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए ये बात बोल रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको मैं प्रेप लीडर ऐप पर फ्री इकोनॉमी क्लासेज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्लासेज विवेक सर के द्वारा ली गई है। 7 दिनों के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, लेकिन न्यू यूज़र के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है धर्म। 18 मार्च से यहाँ पर एक और इनिशिएटिव ली गई है। ये क्लासेज आप इंग्लिश में देख सकते हो, यानी कितना अच्छा मौका है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी प्रेप लीडर पर और इनिशिएटिव नई आने वाली है, जो हिंदी और इंग्लिश में होगी। और इसमें हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको इंग्लिश वाले वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। तो आप जैसे ही ऐप पर अपनी प्रोफाइल में जाओगे, सेटिंग में जाकर आपको यहाँ पे लैंग्वेज दिख रही होगी, इसको चेंज करना है। इंग्लिश की जगह आपको इसमें इंग्लिश करना है। तो आप यहाँ पे अभी फ्री में इकोनॉमी वाली वीडियो चल रहे हैं, तो इनको आप दोनों लैंग्वेज में सुन सकते हो। इसके अलावा भी आने वाले वक्त में यहाँ पे इंग्लिश में कई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। तो आप ऐप पर जाना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, बिल्कुल एक बार देखना। आते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले कि यद्यपि आजकल उगाई जाने वाली अधिकतर अनुवांशिक रूपांतरित यानी जीएम फसलें एक एकल लक्षण के लिए अनुवांशिक अभिरचित है। अब जैसे ये वर्ड है यार अभिरचित है, तो ये समझ में नहीं आता है ना, तो आप थोड़ा-सा आप हेल्प ज़रूर लेना। क्या करोगे? इंग्लिश का आप ज़रूर देखना यार, ठीक है? अभिरचित है। तो अभिरचित क्या है? इंजीनियर्ड फॉर ए सिंगल ट्रेड। अब ये अभिरचित वर्ड अजीब-सा है थोड़ा, लेकिन यहाँ से थोड़ा समझ में आता है कि हाँ, जो भी चीज़ें बनाई जाती है उस हिसाब से आराम से समझ में आता है आपको। भविष्य में फसलों का एक से अधिक लक्षणों के लिए आनुवांशिकता अभिरचित होना एक सामान्य मानक होगा। अतः कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके नियमन को अकेले जीएम फसलों की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता, बल्कि विभिन्न पहलुओं को जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी सम्मिलित होंगे। यानी यार केवल एक पक्ष नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसमें होलिस्टिक अप्रोच आपको देखनी पड़ेगी। जितने भी आयाम होते हैं उन सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपके मन में ऐसे विचार आने चाहिए, समझते हुए पढ़ना है। जैसे हम क्या करते हैं, आप किसी भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हो, चीज़ें वहाँ से समझते हो ना, सेम चीज़ें यहाँ पे लागू होती है। यदि आपको पढ़ने का ज़्यादा शौक है ना, आप ज़्यादा आर्टिकल पढ़ते हो, तो आपके लिए पैसेज ज़्यादा कोई टफ नहीं है फिर। ध्यान में रखते हुए एक
व्यापक अवलोकन की आवश्यकता है ताकि नकारात्मक प्रभाव को न्यूनीकृत करते हुए प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग किया जा सके। उन किस्मों के विकास में जो जलवायु परिवर्तन के प्रशमन और अनुकूल में मददगार है। जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के आलोक में जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना के एक अंश के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना एक विकल्प नहीं हो सकता। जैव प्रौद्योगिकी के घरेलू नियमन को व्यापार नीति और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों सम्मेलनों के अंतर्दायित्व से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मतलब सीधे सा बात है कि यार जीएम फसलों को क्यों उगाया जा रहा है? हमें पता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें एग्रीकल्चर भी चेंज होगा। तो कहीं न कहीं हमें खाद्य प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ावा देना है, उसके लिए भी हमें ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी आप जानते हो कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय जो भी डब्ल्यूटीओ की नीतियाँ हैं, सब इस पे लागू होती है। तो ऐसा आपके मन में विचार होना चाहिए, समझना चाहिए। ये निश्चित रूप से लाभ करता है कि आप पैसेज को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे अटेम्प्ट लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में मैंने हमेशा आपको बताया, चाहे जीएस पेपर फर्स्ट हो प्रीलिम्स का, चाहे सीसेट का पेपर हो, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एलिमिनेट करके ही आगे बढ़ना है। जैसे जब भी क्वेश्चन आपको ये आए ना कि पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है, तो इसको हाईलाइट कर लेना आप, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन पूर्व धारणा वाला ही गलत होगा, सामान्य क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जैसे इसमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम कि जैव प्रौद्योगिकी नियमन का एक विकासशील प्रक्रिया है, कि ठीक है विकासशील प्रक्रिया है। तो ये पैसेज पढ़ने से हमें लग रहा भी था कि एक प्रोसेस है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, उसमें हम इसको काट भी सकते हैं या नहीं का, एक आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णय में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा, ये तो दिया हुआ था, कई सारे पहलुओं को ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे जैसे अभी शोर कितने हैं? 1 और 3 में हम श्योर लग रहे हैं, तो इसमें एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, 1 और 3 कहाँ? 1 और 3 इसमें, 1 और 3 इसमें। तो ये तो लग रहा है कि मतलब इनमें 3 1 और 3 नहीं है, तो इनको हम, इसमें 1 नहीं है, तो इनको हटा सकते हैं, ठीक है। अभी बी और डी हमारे सामने बचा है, आगे चलते हैं एक बार कि जैव प्रौद्योगिकी नियम में राजनीतिक कार्यपालिका व्यापक रूप से शामिल होना, देश की व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निपटाने की। तो ऐसा कुछ राजनीतिक कार्यपालिका ऐसा कुछ आया नहीं है इसमें, तो आप 4th को भी उठा सकते हो इसमें, ठीक है। 4 को भी उठा दो। तो आंसर क्या निकल के आया? बी 1 और 3, 1 और 3 हमें वैसे भी सही लग रहा था। तो ये कोशिश आपको करनी है कि एलिमिनेशन टेक्निक का आप यूज़ में करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। थोड़ा-सा इसमें ये देखना है पूर्व धारणा वाले में कि हमें ये भी देखना होगा लेखक ये लेख क्यों लिख रहा है। जैसे ये टेक्निक मैंने कैसे सीखी, बार-बार क्वेश्चन मेरे भी गलत हो रहे थे। पूर्व धारणा वाले जब मैं देख रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये मान के चलो शुरू में मेरे भी 10 में से 9 क्वेश्चन गलत हो रहे थे। लेकिन बाद में ये देखा यार गलत क्यों हो रहे हैं? बार-बार प्रयास करके सीखा कि उसके पीछे मतलब ये तर्क होता है। तो वही मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अभी एक नेक्स्ट में लेंगे पूर्व धारणा वाला, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना मतलब टफ क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि वो गलत होगा हमारा, लेकिन उसको हम सही करेंगे एक टेक्निक से। आगे क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन परिच्छेद के मर्म को सर्वश्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित है करता है? ठीक है। ये आसान है कि निष्कर्ष को बताना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है। इसमें भी वही एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी है कि जीएम फसलों के विकास पर वर्तमान विमर्श में सतर्कता सिद्धांत को महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, नहीं दिया गया तो अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने इनमें से ये निकालना है कि पेसेज क्या बात कर रहा है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रशमन और अनुकूल क्रियाविधियों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता है तो ये वैसे ही कट जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी नकारात्मक परिणाम ठीक ढंग से नहीं समझे गए हैं। समझे तो गए हैं, तभी तो बात चल रही है। तो ये आंसर अभी एक और चेक कर लेते हैं कि जीएम फसलों के विकास पर वर्तमान विमर्श के सतर्कता सिद्धांत को महत्व नहीं दिया गया। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये भी कट जाएगा। आंसर सी निकल के आएगा आपका। तो इसमें आंसर हो गया सी। और ये सामान्य है, मतलब जो पैसेज में एक आइडिया निकल के आ रहा है ना कि पैसेज क्यों लिखा गया है या इस पैसेज का उद्देश्य क्या है, वो निकल के यहाँ पे आया, तो इसको आप आराम से सही कर सकते हो। तो ये सामान्य टेक्निक है, यानी एलिमिनेशन से जाओगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा सोच लो इसमें बात की गई है नहीं की गई, एक बार दोबारा चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। आगे फिर हम एक और पैसेज लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा इसमें। आपके पास वैसे भी क्वेश्चन साथ में हो तो बहुत अच्छा रहता है इसमें। तो आप पैसेज को एक बार पढ़ो और क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट लो। ये क्वेश्चन पूर्व धारणा वाला है और ये आसान क्वेश्चन नहीं है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट का गलत होने वाला है। चुनौती दे रहा हूँ आपको, आपका आंसर बताना कमेंट करके, ठीक है, कि आपने आंसर सही किया या गलत किया है। इसी तरह से आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ पे पैसेज को पढ़ो, ठीक है, और पैसेज के पढ़ने के बाद में आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हो। या ये पेपर मेरे साथ रखा करो यार, साथ में आपके वैसे भी टेबल पे होने चाहिए। इस समय प्रीलिम्स एग्जाम पास में, तो आपको पेपर तो पास में होना ही चाहिए। चलो हम पढ़ते हैं कि निजी निवेश सामान्यतः चप्पल है। यहाँ पे चप्पल जो वर्ड लिखा है कितना अजीब सा है ना। तो ये काफ़ी वोलेटाइल जिसको बोलते हैं ना, काफ़ी मतलब जल्दी से आना जाना होता है उसका, ठीक है, काफ़ी पेंडुलम की तरह।
एक तरह से हम कह सकते हैं विदेशी निजी निवेश और भी अधिक चपल है। तो आप ये जानते हो कि सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ शेयर बाज़ार में आप देखते हो या देश में जो भी एफडीआई वगैरह आती है, तो कितनी जल्दी मतलब जैसे ही देश के अंदर ऐसी कोई नेगेटिविटी फैलती है तो बाहर निकल जाता है। तो इस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वैसे भी निवेश के लिए अन्य विकल्प है। जैसे आप जानते हो कहीं भी जैसे हम जब भी इंडिया से यहाँ से निवेश गायब होता है तो कहाँ जाता है? अमेरिका में जाता है या चाइना में जाता है। ठीक है? आप इनको देख सकते हो। इसलिए रोज़गार देने वाली ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अब रोज़गार की भी बात हो रही है। साथ में किसकी बात हो रही है? निवेश की भी बात हो रही है। ठीक है? एक तो निजी निवेश हो गया, तो निजी निवेश तो आपका हमारे देश में भी आप जानते हो चाहे डोमेस्टिक निजी निवेश भी हो सकता है या विदेशी निवेश भी हो सकता है। तो निवेश की बात चल रही है, रोज़गार की बात चल रही है। ठीक है? दायित्व विदेशी प्रत्यक्ष को नहीं छोड़ा जा सकता। ये बात सही है कि हम क्योंकि यार इतना मतलब चप्पल है या इतना वोलेटाइल है, तो हम इस पर अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते रोज़गार की। ठीक है? आगे क्या है? सांप्रतिक एफडी अंतर्प्रवाह सभी समय और सभी सेक्टरों तथा क्षेत्रों के संदर्भ में चप्पल होता है। अब सांप्रतिक क्या है? सांप्रतिक मतलब इसमें सांप्रतिक वर्ड क्या है? ये ज़रूर देखना पड़ेगा इंग्लिश में जाके। यही तरीका होता है, वहाँ पे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा होता हूँ और मुझे लगा कि यार ये मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत इंग्लिश मीडियम वाले में जाता हूँ और वहाँ पे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है कि द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडी और द करंट एफडी इनफ्लो आर वोलेटाइल ओवर द टाइम एंड अक्रॉस सेक्टर एंड रीजन। तो ये किसको बोल रहा है? सांप्रदायिक करंट एफडी इनफ्लो को बोल रहा है ना। ठीक है? अजीब सा वर्ड इस्तेमाल किया है। तो हिंदी मीडियम वालों के साथ अन्याय तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे पैसे जब आते हैं तो टाइम खराब होता है, जाके हम देखते हैं। ये दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन हम समस्या में नहीं जाएँगे। हमारे पास एक समाधान है कि मेहनत करेंगे, क्योंकि हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है? मेहनत ही करेंगे। आगे फिर है कि जो उनके अधिकतम प्रतिफल की तलाश का आवश्यक परिणाम है। अस्थिर रोजगार और आय एवं क्षेत्रीय असमानता का प्रबलन उसके दुष्परिणाम है। यानी हम जानते हैं कि जो एफडीआई आता है उसका क्षेत्रीय विषमता तो होती है कि एक क्षेत्र विशेष में ही एफडीआई का ज़्यादा होता है और विदेशी निवेश एक संभावित सकारात्मक परिणाम है। मानते हैं कि एफडीआई की वजह से नई प्रौद्योगिकी आती है, देश में पैसा भी आता है, ठीक है, कई सारी अच्छी चीज़ें होती हैं कि ये अजीब-सा अनुवाद किया गया पूरा-सा अंतर्वहन और उसका अनुवर्ती विसरण। लेकिन एक चीज़ आपने देखी है ना कि हमने इकोनॉमी में या करंट अफेयर में जो भी आर्टिकल पढ़े हैं, तो ऐसे आर्टिकल हम रोज़ पढ़ते हैं। तो एक हमारा बेसिक कॉमन सेंस तो काम करता ही है ना, तो हमें पैसेज में वही लगाना है। बेसिक कॉमन सेंस के अनुसार आप आंसर करने की कोशिश करना, आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है? तथापि प्रौद्योगिकी विसरण एकदम सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि विसरण के लिए भारत में भौतिक व मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त साबित हो सकती है। तो कुल मिला के बात मोटा-मोटी पैसेज क्या कहने जा रहा है या लेखक क्या बात कर रहा है कि रोज़गार की बात कर रहा है, निवेश की बात कर रहा है, ठीक है, एफडीआई की बात कर रहा है। तो 3-4 चीज़ें हैं जिनको लेके हमें इसको स्टेटमेंट को देखना है और सतर्क यहाँ पे हो जाना आपको कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले, उसी के हिसाब से बढ़ते हैं कि उपयुक्त उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में पूर्व धारणाएँ बनाई गई है, ठीक है? दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। तो थोड़ा-सा सही है क्योंकि एक बात की गई है इसमें, इस बारे में बात की गई है क्योंकि हम इस पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसमें थोड़ी तो बात हुई है, तो अभी इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं एक बार। और ऐसी नीतियों को अपनाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में चपलता को कम कर सकें, ठीक है? तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, विदेशी निजी निवेश हमारे हाथ में नहीं, तो हम ऐसी क्या नीति बनाएँगे? तो ये तो एलिमिनेट होगा पक्का, ठीक है? जहाँ-जहाँ 2 हो गया तो 2 को तो एक बार निकाल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 3 एकदम श्योर 3 पढ़ लेते हैं कि घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। तो ये तो ठीक है, घरेलू वाले पर तो हमारा कंट्रोल है, तो इसको हम कर सकते हैं। आगे और वैसे भी एक चीज़ देखना कि जहाँ ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, ये बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो होना चाहिए वाला पॉजिटिव रहता है थोड़ा-सा ना, होना चाहिए। लेकिन हर जगह लागू नहीं होता वो, लेकिन एक बार तो चलो निकालते हैं। आगे है कि निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। ये तो कोई लॉजिक नहीं है, आप खुद सोच लो एक बार कि यार दोनों ज़रूरी है। आप जानते हो देश को हमें अभी चल रहा है ना कि कितना ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करनी है 2025 में, तो वैसे भी वहाँ पे क्या है निजी सेक्टर भी निजी निवेश भी ज़रूरी है, तो ये वैसे ही कट गया। 4 तो कटा हुआ है पैसे भी है ना। आगे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। अब एक बात थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगा हुआ ना कि क्या शिक्षा और स्वास्थ्य रोज़गार को बढ़ा सकते हैं? ऐसा हो सकता है ना? इस पैसेज में डायरेक्ट कहीं बात नहीं की गई है। याद रखना कहीं भी बात नहीं की गई है। ठीक है? लेकिन हम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें केवल 3 करें आंसर या इसमें हम कि इसमें आंसर हम केवल 3 करें या इसमें बी करें। तो अभी जैसे हम एक चीज़ देखें कि डायरेक्ट पैसेज में तो केवल 3 वाले की बात की गई है, डायरेक्ट बात करें तो एकदम। लेकिन क्वेश्चन क्या है? पूर्व धारणा वाला है। ठीक है? जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे खुद के आंसर ये आ रहा था बी और डी। ठीक है? बी और डी आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन से अपनी लड़ाई खूब हुई है पहले भी। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि हम थोड़ा-सा ये देखेंगे
कि लेखक की इसमें धारणा क्या है? क्यों यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेखक क्यों लिख रहा है यार? लेख लिखने के पीछे कुछ तो इसकी धारणा होगी या कुछ तो कॉमन सेंस उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या निकल के आया? बी निकल के आया कि ये बात सही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में यदि आप निवेश करोगे तो मतलब इसमें सार्वजनिक निवेश करोगे तो रोज़गार भी बढ़ेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। और हमारी जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम, इसी पे तो पेशेंस टिका हुआ था। तो ये आंसर भी इसका निकल के आया 3 और 5 भी निकल के आया। और एक एक भी ऐसा लिख रहा था, एक तो वैसे भी पैसेज में से ऐसी बात हुई है कि दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से सही नीति नहीं है। तो ये बात तो दीर्घकाल हो चाहे अल्पकाल हो, उसमें भी हम देख सकते हैं कि इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ये सही लग रहा है। तो ये सही लग रहा था, तो 1 और 3 तो वैसे भी सही लग रहा था। 1 और 3 साथ में कहाँ? यहाँ पे है। तो 5वाँ अपने आप भी आ गया और वैसे भी 5वाँ आ गया। तो आंसर क्या है इसका? आंसर डी कट जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। तो ये टेक्निक आपको शायद पसंद आ रही होगी और पसंद आ रही है तो लाइक करके आगे बढ़ो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।